फिर हमारे पास आ जाता है एड्रीनल मेडुला। ठीक है, जैसे हमने कॉर्टेक्स पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ लेंगे मेडुला। एड्रीनल मेडुला सिक्रीट्स 2 हार्मोन। इससे पहले हम एक और बात पढ़ लेते हैं कि जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो किसके कंट्रोल में है? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। हमने हाइपोथैलेमस में पढ़ा था ना कि वो रिलीज करता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, जो कि जाके एक्ट करती है एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर। मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि वो एक्ट करती है एड्रीनल कॉर्टेक्स पे। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो किसके कंट्रोल में है? हाइपोथैलेमस के। जबकि एड्रीनल मेडुला जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम के कंट्रोल में। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है हमने PNS में पढ़ा था। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक की टाइप में हमारे पास आते हैं दो, आते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो उसने मैंने आपको क्या बताया था कि सिंपैथेटिक जो है वो फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में होता है और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो काल्मिंग कंडीशन में होता है। तो हम इसके जो है, मैंने आपको सिर्फ बताने का मकसद ये था कि आप इसके फंक्शन जब याद करें तो आपको सारा रिकॉल हो जाए और आप वही वाली चीज़ याद रखें। तो ये जो है दो तरह की हार्मोन रिलीज करती हैं, एड्रीनलिन या फिर एपिनेफ्रीन भी इसका दूसरा नाम होता है, और सेकेंड है नॉर एड्रीनलिन और नॉर एपिनेफ्रीन। ठीक है, एपिनेफ्रीन लिखा हो या एड्रीनलिन लिखा हो, आपने एक ही बात पढ़नी है। ये करती क्या है? इट इंक्रीज द हार्ट रेट, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, रैपिड रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमोशन एंड इमरजेंसी। इट ऑल्सो टेक पार्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल इन इंटेस्टाइन एंड डायरेक्शन ऑफ ब्लड वेसल इन मसल। देखिए, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था, बल्कि अभी भी बताया कि एड्रीनल मेडुला जो है वो किसके कंट्रोल में? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में, जिसमें हमारे पास सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आता है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो जो कि फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन हो, जैसे आपके सामने शेर आ गया, मैंने उस वक्त भी ये एग्जाम दी थी कि आपके सामने शेर आ गया या फिर आपका रिजल्ट आ गया, तो टेंशन क्रिएट हो जाती है ना, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, भूख नहीं लगती हमें। ठीक है, पर्सपायरेशन होने लगती है, प्यूपिल डायलेट हो जाता है। तो ये सब जो इफेक्ट हमने पढ़े थे, ठीक है, उस वक्त हमने इफेक्ट पढ़े थे, ये इफेक्ट सारे किसकी वजह से होते हैं? एड्रीनलिन की वजह से होते हैं। एड्रीनलिन बॉडी में रिलीज होता है, एपिनेफ्रीन रिलीज होता है, जो कि ये सारे काम कराते हैं। क्या कराता है? रेस्पिरेशन करा देता है, बढ़ा देता है, मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमोशन एंड इमरजेंसी। इट ऑल्सो टेक पार्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, क्यों कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा? इसलिए क्योंकि देखिए, जब टेंशन होती है तो भूख नहीं लग रही होती, और बॉडी के जो दूसरी पार्ट्स है, मसल्स वगैरह, उनको ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है। तो वहाँ की ये क्या करेगा? इंटेस्टिनल की या स्टमक की या GIT की ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ताकि कम ब्लड वहाँ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है बाकी जगह पे सप्लाई हो, ताकि नीड पूरी हो सके। फिर सेकंड हमारे पास आता है नॉर एड्रीनलिन। नॉर एड्रीनलिन का फंक्शन जो होता है बिल्कुल सेम ही होता है एड्रीनलिन का, लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ब्लड प्रेशर को सस्टेन करना। ठीक है, मतलब मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर। इसका मेन काम क्या होता है कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। बाकी तकरीबन फंक्शन इसका सेम होता है एज एड्रीनलिन। फिर हमारे पास नंबर 6 ग्लैंड जो आ जाता है, वो आ जाता है पेनक्रियास। पेनक्रियास इज अ ग्लैंड विच एक्ट एज अ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियास जो है वो ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन के तौर पर भी और एंडोक्राइन के तौर पर भी काम करता है। एक्सोक्राइन क्या होते हैं? जो अपनी प्रोडक्ट्स जो है डक्ट के थ्रू सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जो डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं। जबकि एंडोक्राइन क्या होते हैं? जो डक्ट लेस होते हैं, जिनके पास कोई डक्ट नहीं होती, डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट ब्लड में सिक्रीट करते हैं। तो पेनक्रियास जो है वो एक्सोक्राइन के तौर पर भी काम करता है और एंडोक्राइन के तौर पर भी काम करता है। एंडोक्राइन फंक्शन इसका क्या है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्लूकोज, डायबिटीज़ वाला भी मैं समझाऊंगी आपको। और एक्सोक्राइन फंक्शन इनका कहाँ पे आता है? ये डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। जब आपने डाइजेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे पेनक्रियास का एक्सोक्राइन फंक्शन पढ़ा होगा सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए। नाउ पेनक्रियास लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी बिलो द लिवर। ये कहाँ पे मौजूद होता है? लिवर के बिल्कुल नीचे एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होता है। पेनक्रियास को उर्दू में हम लबलबा भी बोलते हैं। The cell of pancreas are called islets of Langerhans. पेनक्रियास के अंदर क्या होते हैं? जगह जगह पे पूरी पेनक्रियास में पैचेस होते हैं, सेल्स का गुच्छा होता है, पैच लाइक कहलाते हैं। तो वो जो पैचेस होते हैं, पैचेस ऑफ सेल्स जो है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। वही पैचेस जो है एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड काम कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ आई बात? कि पेनक्रियास जो है उसने पूरे में क्या है, जगह जगह ना पैचेस बने हुए, वो पैचेस के सेल्स हैं सारे। वही सेल्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड वर्क करते हैं। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। The islets of Langerhans are of two distinct types, alpha cell and beta cells. अभी जो मैंने बताया ना कि islets of Langerhans मौजूद हो जाए, ये दो तरह के इनमें सेल्स होते हैं। एक होते हैं अल्फा सेल्स और एक होते हैं
बीटा सेल्स, दोनों का काम क्या है? अल्फा सेल्स सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागोन, जबकि बीटा सेल सिक्रीट हार्मोन इंसुलिन। अल्फा सेल जो है वो कौन सी हार्मोन सिक्रीट करते हैं? ग्लूकागोन। बीटा सेल्स क्या रिलीज करते हैं? इंसुलिन। तो अब इंसुलिन कब रिलीज होता है, इंसुलिन का क्या काम होता है, और ग्लूकागोन कब रिलीज होता है, उसका क्या काम होता है, वो देख लेते हैं। इंसुलिन, it is secreted in response to increased sugar level in blood. It decreases the blood glucose level mainly by following mechanism. इंसुलिन कब रिलीज होती है, ये तो कॉमन भी आपको पता होगा, जैसे किसी को डायबिटीज़ वगैरह हो जाती है तो हम बाहर से भी इंसुलिन ले रहे होते हैं। तो जब बॉडी में, पहले हमारी बॉडी क्या काम करती है, अगर बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जाती है तो बॉडी में जो पेनक्रियाज के अल्फा सेल्स है, सॉरी बीटा सेल्स हैं, वो क्या रिलीज करते हैं? इंसुलिन रिलीज करते हैं। इंसुलिन जाके क्या करती है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रेंज पे लेके आती है, जो बड़ी भी ग्लूकोज होती है उसको कम करती है। अब ये किस तरह से ग्लूकोज को कम करती है, किस तरह से नॉर्मल लेवल पे आती है? वो 3 तरह से। इट इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस इन लिवर एंड ऑल्सो डिक्रीजिंग सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज. It also stimulates both lipid and protein synthesis which reduce glucose level. Insulin inhibit the hydrolysis of glycogen in the liver and muscles. देखिए 3 काम करती है। एक तो क्या करती है, जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको जाके स्टोर कर देती है। किस फॉर्म में स्टोर करती है? आपको हमेशा ये बात याद होनी चाहिए कि ग्लूकोज हमेशा किस फॉर्म में स्टोर होती है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है, इन मसल्स एंड लिवर। तो ये क्या करती है कि ग्लूकोज जो ब्लड में बढ़ी हुई है उस ब्लड को कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन में, उसको ले जाके लिवर में स्टोर कर देती है, ठीक है। दूसरा ये इसी का सेम काम है। और क्या करती है कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को भी रोकती है। जब ग्लूकोज चाहिए होता है या किसी भी वजह से ग्लूकोज कम हो या चाहिए तो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होती है, क्या करती है कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को भी इनहिबिट करती है, रोकती है, ताकि ग्लाइकोजन ब्रेक ना हो। अगर ग्लाइकोजन ब्रेक होगा तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होगी, तो ये वो काम भी करती है। फिर ये क्या करती है कि ये लिपिड और प्रोटीन बनाती है। किस तरह से? ये ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है और ऑल्सो क्या करती है, प्रोटीन और लिपिड की फॉर्मेशन कराती है ताकि ग्लूकोज का लेवल क्या हो सके, कम हो सके। फिर आ जाते हैं डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी। अब अगर आपकी बॉडी की नेचुरल एबिलिटी ख़त्म हो जाए इंसुलिन बनाने की, या इंसुलिन काम करना छोड़ दे, तो क्या डिसऑर्डर हो जाता है? होता क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है। व्हाट इज डायबिटीज़? When there is a deficiency of insulin, the amount of sugar is increased in blood. It is called diabetes mellitus. जब बॉडी के अंदर ही कंट्रोल मैकेनिज्म ख़त्म हो जाए या ख़राब हो जाए तो बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कंटिन्यूसली बढ़ा रहेगा, तो ये क्या डिजीज़ कराएगा? डायबिटीज़ मेलाइटस कराएगा। डायबिटीज़ मेलाइटस हमारे पास 2 तरह की होती है, एक होती है टाइप 1 और होती है टाइप 2। जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होती है वो होती है टाइप 1। जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होती है वो होती है टाइप 2। जो टाइप 1 है वो ज़्यादातर बच्चों में होती है, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। टाइप 2 जो है वो जो हेरिडिटरी होती है, हमारे अम्मी अब्बू को भी थी, सब कहते हैं ना खानदानी जो चलती हुई आती है, तो ये आफ्टर 40 होती है। जो ज़्यादा खतरनाक होती है वो टाइप 1 होती है, ठीक है। तो उसमें हमें जो है इंसुलिन लेना ही पड़ता है, मतलब इसका ट्रीटमेंट है। जबकि टाइप 2 जो है उसके ट्रीटमेंट में आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें, मतलब डाइट, अपनी वॉक, एक्सरसाइज, इस तरह की चीज़ों से भी जो है ना ये कंट्रोल हो जाती है। हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर, पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्टिया, डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम, डिजेनरेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब इसके सिम्टम्स क्या, पता कैसे चलेगा कि डायबिटीज़ हो रही है? तो एक तो जब भी डायबिटीज़ आपकी बड़ी होती है तो पॉलीयूरिया करवाती है। पॉलीयूरिया मतलब यूरिनेशन बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी बढ़ जाती है। एक तो बार बार आपको यूरिन आएगा, ठीक है, एक तो बार बार आएगा और बहुत फ्रीक्वेंट आए, अर्जेंसी आएगी। मतलब जब भी ऐसे नॉर्मली ह्यूमन के अंदर या हम के अंदर कैपेसिटी होती है कि अगर यूरिन आ रहा है तो हम टॉलरेट कर सकें या उसको कुछ देर तक जो है, मतलब इतना अर्जेंट नहीं हो रहा होता। लेकिन डायबिटीज़ जिनको होती है ना तो उनसे अर्जेंसी बढ़ जाती है, मतलब उनको होता है कि बस अभी ही अभी वॉशरूम जाना है वरना उनका यूरिन पास आउट हो जाएगा, इतनी उनकी अर्जेंसी होती है। और इसके अलावा बार बार इनको आता है पॉलीडिस्टिया, वही बार बार इनको पानी की प्यास लगेगी, थर्स्टी हो रहे होंगे जब ये उठेंगे रात में, या मतलब जब भी, तो इनका गला जो है ना इतना खुश्क हो रहा होगा, ऐसा लगता है कांटे चुभ रहे हो गले में, तो इनको वो प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। इसके अलावा क्या होती है, इरिटेबल हो जाते हैं, मतलब चिड़चिड़े हो जाते
जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्लगिश हो जाते हैं, थकावट इनको होने लग जाती है। तो ये सब बॉडी में जो है डिस्टर्बेंस हो रही है, इस वजह से डायबिटीज़ की ये सारे सिम्टम्स आते हैं। देन सेकेंड हमारे पास आती है ग्लूकागॉन। इट इज़ सेक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज शुगर लेवल इन ब्लड। सबसे पहले तो ग्लूकागॉन कौन रिलीज करता है? अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ये किस रिस्पॉन्स में रिलीज होती है? जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो, जब जैसे आपने मीठा खाया है, कोई भी स्वीट डिश खाई है जिसका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, तो अब क्या रिलीज होगी, सॉरी, ये कब रिलीज होती है? जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो, ठीक है। जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है तब कौन रिलीज होती है? इंसुलिन रिलीज होती है। जब ग्लूकोज कम होता है, मतलब बॉडी में अब ग्लूकोज की ज़रूरत है, कम है ग्लूकोज, तब कौन रिलीज होगी? ग्लूकागॉन रिलीज होगी। ये क्या करेगी? ग्लूकोज को ब्लड में लेवल को मेंटेन करेगी, मतलब ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाएगी। इट इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल mainly by promoting breakdown of glycogen to glucose in liver and muscles। ये क्या करेगी? जो ग्लाइकोजन स्टोर था लिवर में और मसल में, उसको लेके आएगी, उसको ब्रेक करेगी, ब्रेक करके ग्लूकोज फॉर्म में लेके आएगी, और वो ग्लूकोज जो है ब्लड में लेके आएगी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने, दोनों ऑल्टरनेट काम करते हैं एक दूसरे के। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज की लेवल को कम करता है, और ग्लूकागॉन कम ग्लूकोज को दोबारा से बढ़ा के नॉर्मल लेके आता है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं, और बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखते हैं। इसके बाद हमारे पास दो छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं, एक है थाइमस और फिर पाइनियल ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ मौजूद होता है? इट इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन एंड कंसिस्ट ऑफ 2 lobes that joins in front of trachea। थाइमस कहाँ मौजूद होता है? चेस्ट बोन के पीछे। चेस्ट बोन कौन सी होती है हमारे पास? स्टर्नम। याद होगा चैप्टर 2 जब मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था स्टर्नम को हम चेस्ट बोन भी कहते हैं। तो ये स्टर्नम के पीछे होती है, जिसे हम ब्रेस्ट बोन भी कह रहे हैं, और ट्रैकिया के आगे होती है, ठीक है। ट्रैकिया के आगे, स्टर्नम के पीछे, 2 लोब्स पे कंसिस्ट होता है। It secretes several hormones including thymosin that stimulate the development of differentiation of T lymphocyte after they leave the thymus। ये क्या करते हैं? ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है थाइमोसिन। थाइमोसिन क्या करती है? थाइमोसिन डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन कराती है टी सेल की। जब वो थाइमस को लीव कर देंगे, मैं बताती हूँ क्या। The T cell defend the body against viruses and other microorganisms। T cells का काम क्या होता है कि वो डिफेंड करते हैं बॉडी को अगेंस्ट वायरसेस एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। कोई भी पैथोजन हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ क्या होते हैं? टी सेल इम्यून सिस्टम के तौर पे काम करते हैं। ये सिस्टम कहलाता है बॉडी का, ठीक है। होता क्या है कि जो सेल्स होते हैं, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो 2 होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। जो ग्रैन्युलोसाइट होते हैं उसमें होते हैं मोनोसाइट्स होते हैं और लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। WBC की क्लासिफिकेशन में बता रहे, जो वाइट ब्लड सेल है उसमें होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं और ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं उसको मजीद डिवाइड करें तो मोनोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स में हमारे पास आ जाते हैं 2 तरह के सेल, एक होते हैं बी सेल, एक होते हैं टी सेल। बी सेल पूरे बनते, मेच्योर होते, सब कहाँ होते हैं? बोन मैरो में होते हैं। टी सेल कहाँ होते हैं? थाइमस में। अब कैसे? बी सेल और टी सेल पहले तो दोनों ही बोन मैरो में बने होते हैं, लेकिन टी सेल जो है फिर उसके बनने के बाद, उसके बाद ही कहाँ आ जाता है? थाइमस में आ जाता है। अब थाइमस क्या करता है? इसकी एजुकेशन करवाता है। एजुकेशन देना मतलब क्या? इसकी डेवलपमेंट और इसकी एजुकेशन करते हैं किस तरह से कि वो उसको तैयार करता है कि तुमने जो है अपना एक्शन जो करना है या मार धाड़ जो करनी है, वो बॉडी के अलावा जितने सेल है ना उनके खिलाफ करनी है, अपनी बॉडी के खिलाफ नहीं करनी। ऐसा भी हो सकता है ना कि टी सेल कभी अपनी बॉडी को भी एक्स्ट्रा सेल समझे और उसको भी मारना धारना शुरू कर दे, नहीं। तो ये सिखाते हैं कि तुमने अपनी बॉडी को नहीं मारना, ये हमारी बॉडी के सेल है। इसको ये एजुकेट कर देंगे कौन सी बॉडी के सेल हमारे और बाहर के सेल कौन से, ठीक है। और इसमें जो सीख जाते हैं वो आ जाते हैं आगे, जो नहीं होते वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये टी सेल की एजुकेशन एंड डेवलपमेंट करवाती है। टी सेल जो है प्यूबर्टी तक बहुत ही वर्किंग में होता है, ठीक है। तो ये उन बच्चों में और इन सब में बड़ा भी होता है, फिर थोड़ी सी टाइम बाद या एडोलेसेंस में और ओल्ड एज में क्या हो जाता है, ये कम छोटे साइज का हो जाता है, क्योंकि इसका काम क्या होता है? कम हो जाता है, क्योंकि ये अर्ली एज में एजुकेशन वगैरह करवाता है। और टी सेल का फंक्शन तो आपको पता ही क्या होता है कि ये वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करता है। फिर आ जाता है पीनियल ग्लैंड या पाइनियल ग्लैंड भी बोलते हैं, डिपेंड करता है क्या आप प्रोनाउंस करें।
Pineal gland is a tiny gland present in upper side of diencephalon in the brain. It secretes hormone called melatonin. ये कहाँ मौजूद होता है? ये बेस ऑफ द ब्रेन डायनसेफेलॉन के पास मौजूद होता है। ठीक है, डायग्राम में देख लें, आपको दिख रहा होगा। ये कौन सी हार्मोन सिक्रीट करता है? मेलेटोनिन सिक्रीट करता है। फंक्शंस देख लेते हैं। Melatonin regulates the seasonal reproductive cycle. It also regulates the growth and development of gonads in many mammals. It controls the sensation of light and darkness of eye. It produces according to the time of day, night or weather. सबसे पहले तो ये सिक्रीट किस तरह से होता है? ये टाइम के लिहाज से सिक्रीट होता है कि डे टाइम में या नाइट टाइम में, जो भी इसका अप्रोप्रिएट टाइम है, ये सिक्रीट होता है उस टाइम पे। इसके अलावा ये लाइट की सेंसेशन को भी कंट्रोल करता है कि लाइट ज़्यादा डार्क तो नहीं है, कम तो नहीं है, उसके नतीजे में भी ये रिलीज आउट होता है। देन ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ गोनैड्स कराता है। गोनैड्स क्या होते हैं? जो मेल एंड फीमेल गैमीट्स होते हैं। मेल्स के अंदर टेस्टिस होते हैं, फीमेल के अंदर ओवरीज आ जाती है, तो उनकी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। और कुछ मैमल्स के अंदर ये रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी जो ना करता है कि रेगुलेट करता है। ठीक है, ज़्यादातर कर्केडियन रिदम टाइप की जो एक्टिविटीज़ है ना, वो आ जाती है पीनियल ग्लैंड के अंदर। नाउ नंबर 9 एंड लास्ट ग्लैंड हमारे पास आ जाते हैं गोनैड्स। द टेस्टिस एंड ओवरीज आल्सो फंक्शन एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स. Secretion of gonadal hormone is controlled by gonadotropic releasing hormone from the pituitary gland. गोनैड्स जो है हमारे पास, जो कि मेल्स के अंदर टेस्टिस एंड फीमेल्स के अंदर ओवरीज जो है, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं। सिक्रीशन ऑफ गोनैडल हार्मोन्स, जो ओवरी एंड टेस्टिस जो है उसकी जो सिक्रीशन है वो किसके कंट्रोल में है? गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है जिसे हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। उसके कंट्रोल में होती हैं ओवरी एंड टेस्टिस। अब हम पहले टेस्टिस की देख लेते हैं। टेस्टिस क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आपको मैं बता चुकी हूँ। ये मेल सेक्स हार्मोन फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। मेल सेक्स हार्मोन कौन सी? टेस्टोस्टेरॉन। इसका फंक्शन क्या है? इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एज अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैशेस इन मेल. इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ बोन एंड मसल. ये किसकी ग्रोथ करवाता है? ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाते हैं? कि प्यूबर्टी के बाद जब आफ्टर प्यूबर्टी ये क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ले जाते हैं जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि मेल लाइक सारा, जिसमें हमारे पास बियर्ड का फॉर्म हो जाना, दाढ़ी मूंछें आ जाना। ठीक है, दाढ़ी मूंछें आ जाना, आवाज़ का भारी हो जाना, मसल्स का बल्की हो जाना, ठीक है, बोन की ग्रोथ करवाना, ये सारे कैरेक्टर्स के लाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सब की ग्रोथ करवाता है टेस्टिस। फिर हमारे पास आ जाती है ओवरीज। ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लेकिन ये भी एंडोक्राइन के तौर पे काम करती हैं। ये दो तरह की हार्मोन रिलीज करती हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है? It causes development of female secondary sexual characteristics. It also helps in thickening of the wall of the uterus and prepare it for implantation of fertilized ovum. Estrogen क्या करती है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स करवाती है फीमेल में, जिसमें क्या होगी? वॉइस की थिनिंग हो जाएगी, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाएंगे, डेवलपमेंट ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स हो जाएंगी। ठीक है, तो सारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कराएंगी, ईस्ट्रोजन कराएगी। इसके अलावा ये जो यूट्रस है, जहाँ पे बेबी जो है 9 मंथ तक रहता है इन द बॉडी ऑफ मदर, तो ये यूट्रस की भी प्रिपरेशन कराती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि जो है ओवम जो है वहाँ पे आके इम्प्लांट हो सके, उसकी वॉल को थिक करती है। ये सब काम किसका? ईस्ट्रोजन का है। ये जो टीनेजर्स हैं या अनमैरिड वुमेन्स हैं, उनमें ज़्यादातर रिलीज होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। फिर कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। इट इज़ कंसर्न विद द मैनिफेस्टेशन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ यूट्रस। प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम कहाँ आता है? प्रेगनेंसी में आता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आता है। ये क्या करता है? प्रेगनेंसी का जो पूरा टाइम पीरियड होता है उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। ये यूट्रस को प्रिपेयर करता है फॉर प्रेगनेंसी। किस तरह से? यूट्रस की ग्लैंड्स की फॉर्मेशन करवाता है, उसकी वॉल्स को जो ना टॉर्चुअस कर देता है, आर्टरीज को, मतलब बहुत सारी वॉल्स के अंदर, यूट्रस की जो वॉल्स है उसके अंदर चेंजेस लेके आता है ताकि जो है प्रेगनेंसी मेंटेन रह सके। इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये मेंटेनेंस कराता है प्रेगनेंसी की। तो यहाँ पे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम खत्म हो जाता है। Then come to the differences of nervous coordination and chemical coordination.
तो पहले हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस है नर्वस कोऑर्डिनेशन में और केमिकल कोऑर्डिनेशन में। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन इज फास्टर इन रिस्पॉन्स, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन इज स्लोअर इन रिस्पॉन्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो फास्टर होती है अपने रिस्पॉन्स से, रैपिडली रिस्पॉन्डिंग होती है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जबकि बहुत स्लोली काम करती है, स्लोअर इन रिस्पॉन्स होती है। Then communication is electrochemical occurs by neuron. Communication is purely chemical occurs by endocrine organ. Nervous coordination में जो है electrochemical communication होती है, मतलब in the form of action potential और in the form of nerve impulse, ठीक है, जो न्यूरॉन्स के जरिए से होती है। न्यूरॉन्स करवाते हैं पूरी नर्वस कोऑर्डिनेशन, जबकि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो केमिकल्स के जरिए से होती है, ठीक है। एंडोक्राइन ऑर्गन्स होते हैं वो रिलीज करते हैं केमिकल्स, उसके जरिए से केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। देन response is shorter in duration and response is longer, mostly irreversible. जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, जिस तरह से उसका रिस्पॉन्स रैपिड होता है उस तरह से वो शॉर्टर इन एक्शन होता है, ठीक है। रिस्पॉन्स जो है फौरन से इसका होके खत्म हो जाता है, जबकि उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और समटाइम इरिवर्सिबल भी होता है। Secretory chemicals are released in ECF, extracellular fluid. Secretory chemicals are released in blood. उसका जो केमिकल है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो कहाँ रिलीज होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होते हैं, जो ब्लड के बाहर, बॉडी के अंदर ही होता है लेकिन ब्लड के बाहर होता है, तो उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। जबकि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसका फ्लूइड कहाँ रिलीज होता है? ब्लड के अंदर रिलीज होता है, ठीक है। देन केमिकल मैसेंजर आर शॉर्ट लाइफ, बल्कि केमिकल मैसेंजर्स आर लॉन्ग लास्टिंग। जो इसके केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, मैसेंजर्स मतलब वो केमिकल जो मैसेंजर्स के तौर पे काम करें, तो वो क्या होते हैं? शॉर्ट लिव्ड होते हैं, फौरन से डिजनरेट हो जाते हैं। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। Then come to the similarities between nervous coordination and chemical coordination. अगर आ जाए कि इन दोनों में क्या सेम बात है, तो उसमें हम ये वाली बातें लिखेंगे कि both are means of coordination. दोनों का मकसद क्या है? भले नेचर अलग है लेकिन काम दोनों का क्या है? दोनों का पर्पस क्या है? कि कोऑर्डिनेशन, तो दोनों कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। बोथ ऑपरेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस। दोनों रिस्पॉन्ड कब करते हैं? जब कोई भी चेंज हो इंटरनल स्टिमुलस में या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलस में। बोथ आर इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस। दोनों जो है स्टिमुलस को रिमूव करने के लिए, कंडीशन को नॉर्मल लाने के लिए, बैक टूवर्ड्स नॉर्मल लाने के लिए होम्योस्टेसिस करते हैं। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए करते हैं ना, तो इसीलिए दोनों जो है होम्योस्टेसिस में काम करते हैं। वो सीक्रेट मैसेंजर केमिकल इन ECF, दोनों जो है अपने केमिकल मैसेंजर जो रिलीज करते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सिमिलैरिटीज, ऊपर हमने पढ़ लिए थे डिफरेंसेस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.